Hello, dear student. Am I audible to you, people? Can you listen me? मेरी आवाज आ रही है? Please reply in SMS. मेरी आवाज आ रही है? वसीम, मेरी आवाज आ रही है आपको? फहद, मेरी आवाज आ रही है आपको? वसीम, फहद, फारस, can you listen me please? Give me a response. Okay. Okay. मोहम्मद फहद, फहद बताओ, मुझे आवाज आ रही है मेरी? फहद, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके. ओके, लेट्स हैव अ स्टार्ट टुडेज क्लास. पहले हमारी जो 3 क्लासेस कंडक्ट हो चुकी हैं, जिसमें एक तो जाहिद साहब ने कंडक्ट की और 2 क्लासेस जो हैं ट्रायल बेसिस पे डेमो मैंने कंडक्ट की थी. तो उसमें हमने काफ़ी सारा कोर्स जो है वो रीड आउट कर लिया था कास्ट अकाउंटिंग का. तो फर्स्ट क्लास में हमने उसका इंट्रोडक्शन, जो कास्ट अकाउंटिंग का उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी लिमिटेशंस, उसकी हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. और सेकंड वाली क्लास में फिर हमने उसको ऑपरेटिंग एनालिसिस की कॉस्ट, सारी जो कास्टिंग मेथड जो हैं उनको देखा था. और उसमें फिर हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट जो थी, जो पूरा एक एनालिसिस किया था कि प्रोडक्शन पे कॉस्ट क्या आ रही होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, एक एक कॉस्ट को हमने देखा था. देन हमने देखा था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या क्या कास्ट इंकर कर रहा है. तो हमने इन ऑल रिस्पेक्ट पूरा एक पिक्चर ड्रा करवाई थी. अगर किसी ने अटेंड की थी, आप थे उसमें क्लास में, तो आपको याद होगा कि वो पूरा एक पिक्चर ड्रा की थी हमने क्लास कास्ट की. और इसमें हमने पूरा एक एक डायग्राम हमने ले ली थी कि ये कास्ट जो है ना वो कहाँ कहाँ पे कॉन्फर हो रही होती हैं. तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं कि मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पढ़ना है आज की क्लास में. मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, देन हम उसको मूव करेंगे कॉस्टिंग टेक्निक्स कि कॉस्टिंग टेक्निक कौन सी हैं. और इसके साथ साथ फिर हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे. और इनके साथ साथ हम एमसीक्यूज भी करेंगे जो पेपर में कंडक्ट हो सब मे बी पेपर में आपके आ सकते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ना है कास्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स. कास्ट अकाउंटिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स. स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पढ़ा था. कास्टिंग है क्या, कास्ट अकाउंटिंग का मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या हमने पढ़ा था कास्ट अकाउंटिंग का. टू असरटेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट कास्ट. और कोई भी एक प्रोडक्ट की कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिस्टम दिया जाता है कि इस सिस्टम के तहत ये कास्ट असरटेन हो सकती है, ये डिटरमिन हो सकती है. अब उस सिस्टम के डिफरेंट मेथड्स हैं. वो सिस्टम हमें क्या देता है, डिफरेंट मेथड्स देता है जिससे आप प्रोडक्ट की कास्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं.
नए स्टूडेंट्स ऐड अप हो रहे हैं, उनको भी ज्वाइन कराते चलें साथ साथ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में सबसे पहले जो मेथड होता है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए तो जॉब कॉस्टिंग और जॉब प्रोसेस कॉस्टिंग और डिफरेंट नेचर्स के मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। जॉब कॉस्टिंग में हम जहाँ पे डिफरेंट नेचर की जॉब्स परफॉर्म कर रही होती है, जो कंपनी, जो फर्म या जो भी है प्रोडक्शन यूनिट है, जो डिफरेंट नेचर्स की जॉब्स को डील कर रहे होते हैं, वो क्या अडॉप्ट करते हैं, जॉब कॉस्टिंग। यानी हर जॉब की कॉस्ट को हमने कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो भी एक जॉब आ रहा है उसकी जॉब की कॉस्ट के लिए हमने उसको काउंट फॉर करना है। तो एक जॉब की कॉस्ट को काउंट फॉर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जॉब कॉस्टिंग का मेथड को अडॉप्ट करते हैं। डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब, जो डिफरेंट नेचर की जॉब होंगी उनके लिए हम जॉब कॉस्टिंग अडॉप्ट करेंगे। अब जॉब कॉस्टिंग में 3 तरह की टाइप्स हैं इसकी। नंबर 1 आ जाता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इसमें क्या होता है कि कस्टमर्स की बेस पे कस्टमर के ऑर्डर्स पे आप एक ऑर्डर टेकअप करते हैं और वो ऑर्डर उसके अगेंस्ट आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और उस प्रोडक्शन के अगेंस्ट आप फिर कॉस्ट को कैलकुलेट करते जाते हैं। इस पर डायरेक्ट मटेरियल क्या आ रहा है, इसकी हर एक जॉब की, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3 की कॉस्ट शीट ओपन हो जाती है। कॉस्ट शीट में आप ऑल पिक्चर ऑफ योर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट कंपाइल्ड इन द कॉस्ट शीट्स। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो कस्टमर ऑर्डर्स दे रहे होते हैं, हर एक ऑर्डर की अलग से कॉस्टिंग की जा रही होती है, उसको हम कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इसमें हर जॉब डिफरेंट आ रही होती है, कस्टमर के ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और उनके अगेंस्ट हम एक एक जॉब के अगेंस्ट हम कॉस्ट कार्ड ओपन करते जाते हैं। तो इस तरह हम इसके लिए जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं। तो ये था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इसमें जॉब ऑर्डर कास्टिंग, जॉब ऑर्डर कास्टिंग अब किन किन जगह पे इम्प्लीमेंट हो रही है, ये नोट करना जाए इसको कि जॉब ऑर्डर कास्टिंग कहाँ कहाँ पे कंडक्ट की जा सकती है। नंबर 1 अकाउंटिंग फर्म्स। इसको थोड़ा सा, ये समटाइम मैंने देखा है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या जॉब कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो ये कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगी। ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन हम कर भी लेते हैं इसके साथ। इसमें हम देखते हैं कि नंबर 1 जॉब ऑर्डर कास्टिंग, जॉब ऑर्डर कास्टिंग कौन कौन सी फर्म्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो अडॉप्ट करेंगे जॉब ऑर्डर कास्टिंग। ये अकाउंटिंग फर्म अगर कोई है तो वो जॉब ऑर्डर कास्टिंग को अडॉप्ट करेगी। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग, अगर सिविल इंजीनियरिंग की कोई कंपनी है जो सिविल इंजीनियरिंग कर रही है तो वो भी जॉब ऑर्डर कास्टिंग पे कर रही होगी। नंबर 2 फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग,
फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई फर्म है, कोई कंपनी है या कोई यूनिट है जो प्रोडक्शन कर रहा है फर्नीचर की, तो वो कहलाएगी जॉब ऑर्डर कास्टिंग के मेथड के तहत वो जॉब असर्टेन कर रहे होंगे प्रोडक्ट की। देन मेडिकल केयर, ये भी जॉब ऑर्डर कास्टिंग अडॉप्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये अकाउंटिंग फर्म कौन अगर अकाउंटिंग फर्म एक काम कर रही है तो वो जॉब कॉस्ट किस बेस पे कैलकुलेट करेगी, किस मेथड के तहत कैलकुलेट करेगी, तो हमारा क्या आंसर होगा, वो जॉब ऑर्डर कास्टिंग। इसके एमसीक्यूज आगे करेंगे भी फिर। देन आ जाता है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस, ये राइट डाउन कर लें अपनी बुक्स में कि जॉब ऑर्डर कास्टिंग कहाँ कहाँ पे हो रही होती है। ये क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, एग्जाम में मैंने काफ़ी तरह देखा है कि पूछा जाता है कि ये कहाँ पे जॉब ऑर्डर कास्टिंग इंप्लीमेंट होगी। देन शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग, इसके बाद शिप बिल्डिंग के बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है ये। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, ज्वेलर मैन्युफैक्चरिंग, ज्वेलर मैन्युफैक्चरिंग, मूवी स्टूडियो, स्टूडियोज। कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपके ज़हन में। रिपेयर शॉप्स, तो स्टूडेंट्स जॉब ऑर्डर कास्टिंग कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। अकाउंटिंग फर्म, ये अकाउंटिंग फर्म, सिविल इंजीनियरिंग की कोई अगर कोई कंपनी है या फर्म है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है अगर कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रही है, मेडिकल केयर अगर मेडिकल केयर के इक्विपमेंट वगैरह कोई बना रही है तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। देन प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जो हमारे होते हैं वहाँ पे जॉब ऑर्डर हो रही होती है। शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग पे हमारी जॉब ऑर्डर कास्टिंग हो रही होती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो जॉब ऑर्डर कास्टिंग पे चल रही होती हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये थोड़ा सा शायद हाइड हो रहा है स्क्रीन में, तो ये क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये राइट, आप इसको नोट कर लें अपनी बुक्स में। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी फर्म में या कौन सी कंपनी में अगर इस नेचर की है तो वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगी या कौन सा सूटेबल मेथड होगा। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, ज्वेलर्स हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो भी जॉब ऑर्डर करेंगे। मूवी स्टूडियोज जो हैं, मूवी स्टूडियोज ये भी जॉब ऑर्डर कास्टिंग कर रहे होते हैं। और रिपेयर शॉप, रिपेयर शॉप जो ये भी जॉब ऑर्डर कास्टिंग कर रहे होते हैं। तो ये था जॉब ऑर्डर कास्टिंग, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। देन एक मेथड है बैच कॉस्टिंग। अब कुछ हमने
हमने देखा था कि जो एक जॉब आ रही है उसके अगेंस्ट हर कोई इसी कस्टमर की जॉब के अगेंस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट कॉस्ट शीट बनती जा रही है और जॉब ऑर्डर कास्टिंग होती जा रही है। अब आ जाता है कि बैच कॉस्टिंग, इसको लॉट भी कहते हैं, बैच कॉस्टिंग, लॉट कॉस्टिंग। अब आपने जो कास्टिंग की है वो जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके बैचेस बना लिए हैं। जिस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे बैचेस में प्रोडक्शन हो रही होती है कि एक मेडिसिन का बैच बना दिया जाता है कि इस बैच में ये मेडिसिन बनी है, तो बैच बना दिए जाते हैं या लॉट बना दी जाती है। अब उस लॉट के अगेंस्ट एक कॉस्ट शीट ओपन हो जाएगी जहाँ पे उसकी कॉस्ट अकाउंट फॉर होगी, जहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स वगैरह अकाउंट फॉर हो रहे होते हैं। तो ये बैच कॉस्टिंग कहलाता है कि जहाँ पे बैच वाइज कॉस्टिंग आप कर रहे होंगे, बैच वाइज कॉस्ट आपके पास कैलकुलेट होके आ रही होगी, तो वो क्या कहलाएगी, बैच कॉस्टिंग। यानी एक बैच के अगेंस्ट आपने इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया, देन सेकंड बैच के अगेंस्ट आपने इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया, फिर थर्ड बैच के अगेंस्ट कॉस्ट को कैलकुलेट किया, और इसी तरह हर बैच की आप कॉस्ट कैलकुलेट करते जाते हैं और अपनी प्रोडक्शन के यूनिट कॉस्ट पे डिवाइड करते हुए पर यूनिट कॉस्ट लेते जाते हैं। तो ये इस तरह से बैच कॉस्टिंग और या लॉट कॉस्टिंग इसको कहते हैं। अब ये जो बैच कॉस्टिंग है, ये लॉट कॉस्टिंग है, किस किस इंडस्ट्री में हो सकती है जी? शूज इंडस्ट्री, शूज इंडस्ट्री। White board visible and writing is visible for you people, dear students. Then toys manufacturing, toys manufacturing, ready made, garments, bakeries, pharmaceutical, तो इस तरह की जो इस टाइप की इंडस्ट्रीज होंगी, जो कंपनी होंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगे, वो कौन सी कास्ट मेथड को अडॉप्ट कर रहे होंगे? बैच कॉस्टिंग, लॉट कॉस्टिंग का। अगर आपसे पूछा जाए कि शूज इंडस्ट्री में कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाएगा, बेस्ट सुटेबल मेथड फॉर कॉस्टिंग इज फॉर शू इंडस्ट्री इज बैच कॉस्टिंग और लॉट कॉस्टिंग। प्लीज राइट डाउन दिस आल्सो। ये लास्ट वाली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बेकरीज एंड फार्मास्यूटिकल। इसके बाद थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग मेथड कॉस्ट को कैलकुलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट वाइज, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है। जॉब ऑर्डर कास्टिंग में हमने देख लिया कि जॉब के अगेंस्ट हम कास्टिंग कर रहे हैं, बैच में हम बैच वाइज कास्टिंग कर रहे होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम कॉन्ट्रैक्ट वाइज कास्टिंग करेंगे। यानी इसमें बड़े बड़े नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट की कास्ट को कैलकुलेट करनी। बुक्स भी आपको बता दी जाएगी। स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे हैं कि बुक्स कौन सी लेनी है, हम आपको कोशिश तो करेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो। एमसीक्यूज हम आपसे शेयर भी करेंगे, कुछ यहाँ पे भी करवा दिया करेंगे। तो मार्केट में अगर कोई बुक अवेलेबल है तो आप किसी को भी रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में जाने से पहले मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने कोर्स को थ्रू करें। जो भी आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो वो कॉमर्स कि जितना भी आपने मास्टर लेवल पे सिलेबस पढ़ा हुआ है उसको मैक्सिमम कोशिश करें गो थ्रू करने की। और साथ में हमारा ये जो फोरम है इस पे भी हम आपको सारा इंशाल्लाह कोर्स ये दफ़ा रिवाइज करवा देंगे, उसके रेलिवेंट एमसीक्यूज भी बता देंगे, और इंशाल्लाह आई होप कि उससे बाहर मैक्सिमम हम यहाँ पे कर लेंगे।
तो उससे बायर में भी कोई क्वेश्चन आए, अदरवाइज तो कोशिश करेंगे हम 100% इसको कवर अप कर लें। तो बुक का आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ आप अपने सिलेबस को गो थ्रू करें जो आपने मास्टर लेवल पे, और जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो उन्होंने बैचलर लेवल पे चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको रिपीट करें, रिवाइज़ करें। और ये फोरम ही बेसिकली इसीलिए है कि हमने इसको रिवीजन के पर्पज़ के लिए ही रखा है। तो अगर आपने कुछ अच्छा से पहले से स्टडी की हुई है और आप लोग आप भूल चुके हैं तो उसको हम रिवाइज़ कर लें, और उसके रेलिवेंट जो एमसीक्यूज़ बन रहे होते हैं उनको फिर देन हम उसको हैंडल कर लेंगे और सीख लेंगे। तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम में वो आपको चीज़ों को याद होंगी सारी चीज़ें कि ये एमसीक्यूज़ अगर किसी डिफरेंट नेचर से भी पूछ लिया जाता है तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मैंने जैसे बात हम कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग में बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइज कास्टिंग की जाती है। अब ये वहाँ पे जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग हो रही होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पे आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग करेंगे। जैसे एक ठेकेदार होते हैं जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का जॉब कर रही होती हैं, ये कंपनीज हैं, तो वो क्या करती हैं कि एक घर पे जो कास्ट कैलकुलेट होती है या एक कॉन्ट्रैक्ट में 100 हाउसेज भी बनाने हैं तो वो हाउसेस जो कॉन्ट्रैक्ट की कास्ट होगी उसको कॉन्ट्रैक्ट की कास्ट को कैलकुलेट करेंगे, उसके अगेंस्ट जितने नंबर ऑफ हाउसेस बने होंगे नंबर ऑफ हाउसेस पे डिवाइड करेंगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट कास्ट को, तो उनकी पर हाउस कास्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो वो सर्टेन उनके लिए बेहतरीन मेथड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट वाइज कास्टिंग करें। देन रोड, ब्रिजेस, ओब्लिक रोड्स, ये जो ब्रिजेस और रोड्स आपके बन रहते हैं ये भी बेसिकली किस पे कर रहे होते हैं, अपनी कास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट वाइज कास्टिंग कर रहे हैं। नंबर 1 ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके अगेंस्ट उसकी कास्ट क्या हुई, नंबर 2 ब्रिज के अगेंस्ट उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कास्ट क्या आई, तो वो इस तरह से कास्ट को कैलकुलेट करेंगे। फिर डैम्स, अगर कोई डैम्स का कॉन्ट्रैक्टर है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वाइज कास्टिंग करेगा। ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में जब होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डर्स, शिप बिल्डर्स जो होते हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट वाइज भी कर सकते हैं और जॉब वाइज भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक मैं बात आपको क्लियर करता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मेथड ड्रॉप कर रहा है तो वो जॉब नहीं कर सकता या वो प्रोसेस कास्टिंग नहीं कर सकता। तो एक फर्म में, एक कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डिफरेंट मेथड भी अडॉप्ट किए जाते हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है कि किसी शॉप में आपकी नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट होती है, किसी शॉप में आपकी अलग से जॉब वहाँ पे आपको सूटेबल होती है जॉब ऑर्डर कास्टिंग, और कहीं पे आपकी शॉप इस नेचर की है जहाँ पे आपको प्रोसेस कॉस्टिंग बेस पे ही आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो सूटेबल ऑप्शन आपके नेचर ऑफ ऑपरेशंस जो होते हैं, प्रोडक्शन ऑपरेशंस, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेथड को अडॉप्ट करेंगे, कौन सा सूटेबल मेथड फॉर यू कि आप उसकी कास्ट को इजीली कैलकुलेट करें और एक्यूरेट कैलकुलेट करें। तो इसमें मल्टीपल मेथड भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेथड अडॉप्ट किया जाए। तो ये जॉब कास्टिंग में ये 3 थे, जॉब ऑर्डर कास्टिंग, बैच कास्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग, ये जॉब ऑर्डर कास्टिंग के मेथड्स थे। अब आ जाते हैं हम प्रोसेस कास्टिंग। प्रोसेस कास्टिंग उन कंपनीज में होता है जहाँ पे ऑपरेशंस जस्ट लाइक जहाँ पे आप एक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ड्यूरिंग द मैसिव नेचर की प्रोडक्शन होती है, होमोजेनियस नेचर के यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप एक स्टेप पे इसकी कास्ट को कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो आप उसके जब कंप्लीट होता है तब आपकी कास्ट अकाउंट फॉर होके आपके सामने आ रही होती है, फिर आप देखते हैं कि कितनी प्रोडक्शन हुई और उस पर कास्ट क्या इनको हुई। लेट्स सपोज आप सीमेंट इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं, तो सीमेंट एक डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए कंप्लीट होता है, तो हर प्रोसेस में हम सीमेंट की कास्ट को कैलकुलेट नहीं कर रहे होते। हम देखते हैं कि जब वो कंप्लीट होता है, नंबर ऑफ बैग्स में बन जाता है, तो हम देखते हैं कि ये इतनी कॉस्ट इंकर हुई है और इतने नंबर ऑफ बैग्स बने हैं।
नंबर ऑफ बैग्स पे टोटल कास्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं एंड द एंड ऑफ प्रोसेस तो वो हमारा क्या कहलाती है, प्रोसेस कास्टिंग के तहत हमने सर्टेन कर ली जो कास्ट, प्रोडक्ट कास्ट। तो सीमेंट इंडस्ट्री में प्रोसेस कास्टिंग को प्रेफर किया जाता है क्योंकि उनके लिए सूटेबल है। प्रोसेस से डिफरेंट प्रोसेस से सीमेंट गुजर के जब कंप्लीट स्टेज में बैग में फिल होता है, देन उसकी कास्ट को हम टोटल कास्ट को देखते हैं कि इतना हमने इनपुट की थी ये कास्ट, और ये इसके अगेंस्ट इतने बैग्स बने हैं, तो टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैग्स, तो आपकी कास्ट कैलकुलेट हो जाती है। तो इस तरह से हम पर यूनिट कास्ट पे जाते हैं। प्रोसेस कास्टिंग मास प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही होती है, होमोजीनियस होमोजीनियस यूनिट्स जहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं, वहां पे हम प्रोसेस कास्टिंग अडॉप्ट करते हैं। अब देखते हैं कि प्रोसेस कास्टिंग कहाँ कहाँ पे हो सकती है इम्प्लीमेंट। जिस तरह हमने जॉब ऑर्डर कास्टिंग देखा, इसी तरह आप देख लेते हैं कि प्रोसेस कास्टिंग कहाँ पे हो, कहाँ कहाँ पे हो सकता है। जहाँ पे बॉटलिंग, बॉटल्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, बॉटल्स बन रही हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, प्रोसेस कास्टिंग होगी। सीमेंट की जैसे हमने बात की, सीमेंट, ये सीमेंट इंडस्ट्री क्या अडॉप्ट करेगी, प्रोसेस कास्टिंग इसके लिए सूटेबल है। इसी तरह कोयला, कोयले के बारे में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या कोयला निकाला जा रहा है, तो वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या अडॉप्ट करेंगे, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इसी तरह आइस, आइस प्रोड्यूस हो रही है तो प्रोसेस कास्टिंग होगी, सॉरी जॉब ऑर्डर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस कास्टिंग में होगी, आइस आइस प्रोसेस कास्टिंग में होगी। पेंट, जहाँ पे पेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या अडॉप्ट करेंगे मेथड, वो मेथड अडॉप्ट क्या करेंगे, पेंट, वो भी प्रोसेस कास्टिंग का मेथड अडॉप्ट करेंगे। केमिकल्स जहाँ पे बन रहे हैं, केमिकल्स जहाँ पे बन रहे हैं तो वो क्या है, वो भी कुकिंग ऑयल, ये प्रोसेस कास्टिंग करेंगे। कुकिंग ऑयल प्रोसेस कास्टिंग करेगा। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, केमिकल, कुकिंग ऑयल, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ये क्या करेंगे, प्रोसेस कास्टिंग करेंगे। फ्लोर मिल, फ्लोर जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वो भी प्रोसेस कास्टिंग करेगा। नेचुरल गैस, गैस, नेचुरल गैस जहां पे प्रोड्यूस हो रही है वो भी प्रोसेस कास्टिंग। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जहां पे प्रोड्यूस हो रही है वो भी प्रोसेस कास्टिंग करेंगे। रबर, यहाँ पे रबर प्रोड्यूस हो रही है वो भी प्रोसेस कास्टिंग करेंगे। देन इसी तरह इसके आगे स्टील, स्टील मैन्युफैक्चरिंग है तो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल मिल है तो वो भी क्या करेगी, प्रोसेस कास्टिंग करेगी। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, तो वो जो मेथड अडॉप्ट करेंगी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट पिक्चर एक ले ली है कि कौन कौन से क्या क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे, कौन कौन सी फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन यूनिट्स कौन कौन से मेथड अडॉप्ट करेंगी। शुगर कैन, शुगर कैन के बारे में पूछा जा रहा है, तो शुगर कैन भी प्रोसेस कॉस्टिंग ही होगी। शुगर भी प्रोसेस कास्टिंग ही करेगी।
अब एक सर्विस है, ये तो सारे थे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये डिफरेंट जॉब ऑर्डर कास्टिंग कर रहा है, कोई बैच कास्टिंग कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग कर रहा है, कोई प्रोसेस कास्टिंग कर रहा है। लेकिन अगर एक सर्विस यूनिट है तो वो कौन सी कास्टिंग करेगा, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग कास्टिंग। कोई भी रेलवे है, जिस तरह रेलवेज, पीआईए, हॉस्पिटल्स, जितने भी सर्विसेज यूनिट होते हैं वो अपनी कॉस्टिंग, उनकी कॉस्टिंग मेथड क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। वो बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, क्या डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये स्टेटमेंट एक करते हैं, जिस तरह प्रोडक्शन में मैंने बताया कि जॉब शीट बनती हैं, उसमें डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारे ऐडअप होके एक कॉस्ट की पिक्चर पूरी सामने आ जाती है। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को सेग्रीगेट करके कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जितने भी हमारे सर्विसेज डिपार्टमेंट होते हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को अपनी को कैलकुलेट करते हुए अपनी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये थे ऑलमोस्ट हमारे, और भी मेथड हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल मेथड है या यूनिट्स मेथड है, तो मोस्टली ये मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं। बाकी हम अगर डिपार्टमेंट वाइज कास्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो डिपार्टमेंट वाइज कास्टिंग कहलाएगा। अगर हम यूनिट वाइज जाके एक यूनिट की कास्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो यूनिट कास्टिंग कहलाएगा। तो ये डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज मेथड्स हैं वो यही हैं, जॉब ऑर्डर कास्टिंग और प्रोसेस कास्टिंग एंड ऑपरेटिंग कास्टिंग इन द सर्विसेज यूनिट। किसकी एग्जांपल पूछना चाह रहे हैं आप? पर यूनिट कास्टिंग, जहाँ पे आपके बड़े बड़े यूनिट्स बांटे होते हैं वहाँ पे भी पर यूनिट कास्टिंग कैलकुलेट की जाती है। वैसे मैंने आपको जैसे बताया कि मोस्टली यूज जो होते हैं वो कॉमन यूज जो प्रोसेस हैं वो जॉब ऑर्डर कास्टिंग, प्रोसेस कास्टिंग और ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं। और ये यूनिट कॉस्टिंग में कहीं भी जो यूनिट्स बन रहे हैं, अगर कोई बड़ा नेचर का यूनिट बन रहा है तो वहाँ पे यूनिट वाइज कॉस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। जिस तरह बात की हमने शिप बिल्डिंग की, शिप बिल्डर्स जो है वो क्या करेगा, वो एक यूनिट की, एक शिप बनाने की यूनिट भी कास्ट कैलकुलेट कर सकता है ना। एक यूनिट बना है उसका शिप, तो वो क्या करेगा, उसकी एक यूनिट की कास्ट भी कैलकुलेट कर सकता है। तो उसको हम अगर एक ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कास्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑर्डर जॉब ऑर्डर कास्टिंग कहलाएगा। लेकिन हमें कोई ऑर्डर कस्टमर का नहीं आया होगा, लेकिन हम खुद से एक बना रहे हैं, शिप बना रहे हैं, तो उसकी जो कास्ट कैलकुलेट करेंगे हम यूनिट वाइज कास्ट कैलकुलेट करते जाएंगे। तो जॉब ऑर्डर कास्टिंग बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के ऑर्डर के अगेंस्ट हो रही होती है, इनकर हो रही होती है। किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो उसके कास्ट अगेंस्ट जो है ना जॉब कार्ड ओपन कर दिया जाता है, जॉब नंबर दे दिया जाता है, तो वो जॉब ऑर्डर कास्टिंग कहलाता है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। टेक्निक्स, अब आ जाते हैं टेक्निक्स की तरफ, कॉस्टिंग टेक्निक्स। अब हमने कॉस्ट तो कैलकुलेट कर लिया, अब हम कॉस्टिंग टेक्निक्स कौन सी अडॉप्ट करेंगे कि जिसकी बेस पे हम कॉस्ट को ऑफर करने जाएंगे मार्केट में। कॉस्ट तो एक कैलकुलेट हो गया, आगे उसने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवर सारा ऐड अप करके आपको कॉस्ट कैलकुलेट कर दी। अब डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिस पे हम ऑफर कर रहे होते हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एज पर द सिचुएशन ऑफ द मार्केट, कि हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करें कि जो हम कंपटीटर्स को है हम कम्पीट कर सकें और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके कर सकें मार्केट में। तो उसके लिए हम नंबर वन क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाता है।
कास्टिंग। मार्जिनल कास्टिंग क्या होता है? मार्जिनल कास्टिंग बेसिकली आप वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं और फिक्स कॉस्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं। जस्ट आप उसका लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और VOH, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, अगर हम सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट पे ऑफर कर रहे हैं तो ये हमारी टेक्निक क्या कहलाएगी? मार्जिनल कास्टिंग। हम मार्जिनल कास्टिंग की कास्ट टेक्निक को अडॉप्ट किए हुए हैं। इसको अडॉप्ट करने का मकसद ये होता है कि हम फिक्स कास्ट जो है इसको एक्सक्लूड कर लें। फिक्स कास्ट आपकी फिर भी जो है आप अगर इसको सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट योर रेवेन्यू, जो आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा उसमें से आप अपनी फिक्स कास्ट को लेस करेंगे। VOH मीन वेरिएबल ओवरहेड्स। VOH मीन वेरिएबल ओवरहेड्स। FOH होता है ना, ये बेसिकली कॉस्टिंग में तो बहुत से ये टर्म यूज होती हैं, VOH और FOH। तो वेरिएबल ओवरहेड्स, V फॉर वेरिएबल, ओवरहेड्स, O फॉर ओवर, H फॉर हेड, ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, एंड फिक्स FOH, फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स ये बेसिकली फैक्ट्री में जो ओवरहेड्स इनकर हो रहते हैं वो दो तरह से हो रहते हैं, वेरिएबल नेचर के होते हैं और कुछ फिक्स नेचर के होते हैं। फर्स्ट क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल नेचर के एक्सपेंसेस क्या हैं और फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस क्या हैं। सेकंड इसमें आ जाता है डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग टेक्निक्स, इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को लेते हैं और इनडायरेक्ट जितनी भी कॉस्ट हैं वो सारी एक्सक्लूड कर दी जाती है। डायरेक्ट कॉस्ट में आपका क्या है? ये मटेरियल लेबर ही, जैसे हमने पहले बात की कि ये मटेरियल लेबर ही आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, बाकी आपके जितने भी ओवरहेड्स होते हैं VOH एंड प्लस FOH आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है। ये सारी वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स्ड ओवरहेड ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है। आई होप कि आप लोगों को ये नजर नहीं आ रहा। ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर है और बाकी जितने भी ओवरहेड्स हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके वेरिएबल नेचर के, ये सारे इनडायरेक्ट आ जाते हैं आपके। तो जहां पे आप डायरेक्ट कॉस्ट अपनी कैलकुलेट करते हैं, इनडायरेक्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो ये आपकी क्या कहलाती है? डायरेक्ट कॉस्टिंग। जो भी हम कॉस्ट एक्सक्लूड कर रहे होते हैं वो हम अपने प्रॉफिट से बियर कर रहे होते हैं, जो हम प्रॉफिट मार्जिन ले रहे होते हैं उससे बियर कर रहे होते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग का मेथड जो है ना ज़्यादातर ऑपरेटिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है। अब फुल ऑब्लिक अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, थर्ड क्या है हमारा? फुल ऑब्लिक अब्जॉर्प्शन। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है फुल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है कि इसमें हम सारी कॉस्ट लेंगे। जिस तरह मैंने बात की थी मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, VOH, OFOH ये क्या आपकी क्या रहेगी? फुल। ये अब्जॉर्प्शन, इस सारी अब्जॉर्प्शन से क्या मुराद है कि आपने सारी की सारी कॉस्ट जो है प्रोडक्ट पे अब्जॉर्ब कर दी है, तो इसलिए इसको अब्जॉर्प्शन मेथड भी कहते हैं, फुल या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। इसमें हम सारी कॉस्ट को इंक्लूड करके फुल कॉस्ट पे पहुंच चले जाते हैं। जिस तरह हम मार्जिनल में हमने क्या किया था, यहाँ तक मार्जिनल कॉस्ट ली थी, ठीक है, और ये अब्जॉर्प्शन में हमने फुल कॉस्ट ली है। डायरेक्ट कॉस्ट में हमने यहाँ तक डायरेक्ट कॉस्ट ली थी, डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड में यहाँ तक हमने डायरेक्ट कॉस्ट ली थी। तो ये था जी स्टूडेंट हमारा
नंबर 3 पे कि फुल ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड क्या है। एक और कॉस्टिंग टेक्निक है कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग टेक्निक, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग टेक्निक्स, ये नंबर 4 है। यूनिफॉर्म, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग टेक्निक्स, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्टिंग दे दिए जाते हैं कि आपने ये स्टैंडर्ड है, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये रूल्स हैं, इनके तहत कॉस्टिंग करनी है। अब सब सारी इंडस्ट्रीज जब एक ही स्टैंडर्ड्स पे, एक ही मेथड पे, ये एक ही टेक्निक से कॉस्टिंग कर रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इससे क्या होता है कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करने में आसानी पैदा होती है। तो ये मेथड अगर डिफरेंट इंडस्ट्रीज ने अडॉप्ट किया हुआ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड और स्टैंडर्ड बना सेट कर दिए जाते हैं हर किसी के लिए, तो वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मेथड कहलाता है और ये कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा मेथड है। देन हमारे पास आ जाता है रेलिवेंट कॉस्टिंग। रेलिवेंट कॉस्टिंग टेक्निक, रेलिवेंट कॉस्ट में हम क्या करते हैं, ये फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए हम टेक्निक को यूज़ करते हैं कि ये स्पेशल, अगर कोई आपके पास स्पेशल ऑर्डर है, आप उसको मार्केट में एक कोटेशंस करने जा रहे हैं और स्पेशल ऑर्डर विन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि कंपटीटर्स जो हैं वो इसकी कास्ट लो ऑफर कर रहे हों, तो आप उसको क्या करेंगे, अपनी जो इरेलीवेंट कॉस्ट हैं, जो फिक्स नेचर की हैं, जो आप ये ऑर्डर लें या ना लें आपने बियर करनी ही करनी है, तो उन नेचर्स की जो आपकी फिक्स नेचर जो होती हैं, इरेलीवेंट नेचर की जो कॉस्ट होती हैं, आप उसको एक्सक्लूड करके एक मार्केट में ऑफ़र करते हैं कि हम आपको इस प्रोडक्ट कास्ट पे ऑफ़र करेंगे कास्ट। तो इसमें भी ये एक टेक्निक अडॉप्ट की जाती है कि आप ताकि ऑर्डर्स को विन कर सकें। बेसिकली होता क्या है कि आप सारी कास्ट अगर प्रोडक्ट पे डाल देंगे तो आप तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे मार्केट में, तो इसलिए फिर ये एक टेक्निक दी गई कि आप जो इरेलीवेंट नेचर की कास्ट हैं, जो आप ये ऑर्डर लें, लेट्स सपोज आपने फिक्स कास्ट इनकर करनी ही करनी है, अगर आप आइदर ऑर्डर को टेकअप करें और या ना करें, तो आपने वो इनकर करनी ही करनी है। इसलिए उसको हम कहते हैं रेलिवेंट कॉस्टिंग, जो आप उस ऑर्डर के रेलिवेंट कॉस्ट बन रही है उसको लें और जो इरेलीवेंट कॉस्ट है उसको एक्सक्लूड कर दें ताकि आप उस ऑर्डर को विन कर सकें। तो ये था एक टेक्निक रेलिवेंट कॉस्टिंग। तो ये सारा आज का था हमारा कॉस्टिंग मेथड एंड कॉस्टिंग टेक्निक्स। इसमें हम देखते हैं, इसके बाद आ जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग जो हमने पढ़ी है, उसमें ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस वहाँ पे आ रहा होता है कंसेप्ट, उसको भी देखेंगे बाद में। इसके रेलिवेंट हम सब थोड़े से एमसीक्यूज करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि जो हमने पढ़ा है इसमें एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं और क्या, और ये डेफिनेटली पूछे भी जाते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमने जो पेपर देखे हुए हैं उनमें इस तरह नेचर के एमसीक्यूज आ भी रहे होते हैं। जिस तरह हम देखते हैं, नंबर 1, लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरिंग, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री should use toy मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुड यूज, क्या यूज करेगी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करेगी, बैच ऑर्डर कॉस्टिंग करेगी, मल्टीपल कॉस्टिंग करेगी, या प्रोसेस करेगी। टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुड यूज, कौन सा मेथड यूज करेगी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करेगी, बैच ऑर्डर कॉस्टिंग करेगी, मल्टीपल कॉस्टिंग करेगी, प्रोसेस कॉस्टिंग करेगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बैच कॉस्टिंग। वेरी गुड, तो ये हमारा राइट आंसर है,
बैच ऑर्डर, बैच कॉस्टिंग, सॉरी बैच ऑर्डर, बैच कॉस्टिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। जिस तरह मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था नंबर 2, मल्टीपल कास्टिंग टेक्निक ऑफ यूजिंग टू और मोर casting methods for ascertainment of cost by ऑप्शन नंबर 1 है सेम फर्म, सेम फर्म करेगी, सेवरल फर्म करेंगी, सेम इंडस्ट्री करेगी, ये सेवरल इंडस्ट्री करेगी। इंडस्ट्रीज करेंगे। जैसे मैंने पहले बात की थी, ये क्वेश्चन मल्टीपल कास्टिंग टेक्निक्स ऑफ यूजिंग टू और मोर कास्टिंग मेथड्स फॉर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट बाय, कोई भी, अब कौन सी है, कोई भी एक मल्टीपल कास्टिंग, मैंने बात की थी ना कि मल्टीपल कास्टिंग टेक्निक्स भी अडॉप्ट की जा सकती हैं, मेथड भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं कि एक कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि बैच ऑर्डर कास्टिंग हो रही है तो वो प्रोसेस नहीं कर सकती, या प्रोसेस हो रही है तो वो जॉब नहीं कर सकती। उसके कुछ नेचर जो ऑपरेशन होंगे वो नेचर्स हैं उनके लिए सूटेबल होगा जॉब ऑर्डर कास्टिंग, कुछ ऑपरेशन के जो नेचर ऑफ ऑपरेशन हैं उनके लिए प्रोसेस कास्टिंग सूटेबल होगा, या बैच होगा या कॉन्ट्रैक्ट व्हाट्सएवर। तो ये मल्टीपल कास्टिंग कहलाता है, जो दो से ज़्यादा मेथड्स को अडॉप्ट किया हुआ है, डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो सेम फॉर्म में होगा ना। मल्टीपल कास्टिंग टेक्निक ऑफ यूजिंग टू और मोर कास्टिंग मेथड्स फॉर सर्टेनमेंट कॉस्ट बाय सेम फॉर्म अगर यूज करेगी तो वो मल्टीपल कास्टिंग कहलाएगी। ठीक है, उसने मल्टीपल कास्टिंग टेक्निक को अडॉप्ट किया है, मेथड को अडॉप्ट किया हुआ है। इसका राइट आंसर है सेम फॉर्म। नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लें। नंबर 3 एमसीक्यूज देखते हैं। जॉब कॉस्टिंग used in number 1 paper mills, printing work, textile mill, none of these। तो इसमें क्या आंसर होगा, कोई एसएमएस करें। प्रिंटिंग, वेरी गुड फैजान। पेपर, पेपर में कैसे होगा फैजान, पेपर में प्रिंटिंग पेपर। प्रिंटिंग वर्क, राइट आंसर इज प्रिंटिंग वर्क। यानी एक जॉब ऑर्डर कास्टिंग, एक आपके पास कस्टमर आया,
उसने कहा मुझे ये पम्फलेट से प्रिंट करने हैं, कोई आ जाता है वो कहता है मुझे बुक प्रिंट करवानी है, तो वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप जब आप कास्टिंग कर रहे होंगे कि फलाने कस्टमर के अगेंस्ट आपका क्या खर्चा इनकर हुआ, नेचर ऑफ डिफरेंट होगी, एक बुक बनवा रहा है एक पम्फलेट बनवा रहा है, तो जॉब भी डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग वर्क में जॉब ऑर्डर कास्टिंग हो रही होगी। पेपर मिल में क्या होगा, पेपर बन रहा है, पेपर तो एक प्रोसेस के थ्रू बन रहा होगा ना, डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहेंगे, और एक जगह पे पेपर की कास्ट को आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, हैवी किस्म की मैसिव किस्म की होमोजेनियस नेचर की वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल में प्रोसेस कास्टिंग ज़्यादा सुटेबल होगी। तो ये इसका राइट आंसर है प्रिंटिंग वर्क। अभी ये क्वेश्चन है कि वैसे ही आपको बता देता हूँ, द कॉस्टिंग मेथड विच कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट पास थ्रू डिफरेंट प्रोसेस। अब जहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस से गुजर रही है प्रोडक्ट, तो वहाँ पे कौन सा मेथड होगा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग होगा, बैच ऑर्डर कॉस्टिंग होगा, क्या होगा? इनमें से तीन ऑप्शन में से कोई अगर रिप्लाई करना चाहे तो। Costing method which can be used in industry where the product pass through different processes. Different process से जब गुजर रही है प्रोडक्ट, तो process costing. Right answer is process costing. Very nice. Then देखते हैं क्वेश्चन, जॉब कॉस्टिंग method is the most suitable method for oil mill, sugar mill, ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट है, और नंबर 4 है रिपेयर शॉप। रिपेयर शॉप, तो ये इसमें आंसर कौन सा राइट है हमारा, रिपेयर शॉप। वेरी नाइस। रिपेयर शॉप में हम जॉब ऑर्डर कास्टिंग करेंगे, बाकी में ये प्रोसेस कास्टिंग हो रही होगी, शुगर में प्रोसेस कास्टिंग हो रही, ट्रांसपोर्ट में भी ट्रांसपोर्ट में कौन सी कास्टिंग हो रही होगी, ट्रांसपोर्ट वाले सर्विसेज कास्टिंग में ही आएंगे। ऑपरेशनल कास्टिंग, वेरी गुड, ऑपरेशनल कास्टिंग करेंगे ट्रांसपोर्ट। एक और क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज मोस्ट अप्रोच मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग किसके लिए बेहतर होगा, सूटेबल होगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग के लिए, टेक्सटाइल के लिए, सीमेंट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर कॉस्टिंग फॉर कंस्ट्रक्शन, वेरी गुड, कंस्ट्रक्शन के लिए ही होगी। Various item of cost are classified in operating cost under ऑपरेटिंग कास्ट में हम कितने तरह से उसको क्लासिफाई करते हैं कास्ट को, 2 methods, 3 or 4, none।
ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को कितनों में डिवाइड करते हैं? 3 कैसे होगा फहद, 3 कैसे होगा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम, मैंने जैसे बताया था कि हम ऑपरेटिंग में डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये दो तरह से होगी, दो। ठीक है, वेरी नाइस। फिर एक क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज बेस्ट सुटेबल फॉर इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन हो रही है तो इसके लिए कौन सा मेथड सुटेबल होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, जॉब ऑर्डर होगा, या प्रोसेस होगा, या नन? Which method of costing is best suitable for interior decoration? Job order. Very good. Job order है ये पारस अली, वेरी गुड। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। ये था हमारा आज का कॉस्टिंग मेथड्स थे और कॉस्टिंग टेक्निक्स थी, इनके बारे में कुछ एमसीक्यूज हमने किए। इसमें इस तरह नेचर के मैंने पेपर में देखा है कि एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, और समटाइम्स हम कास्ट को लेते हैं लाइट, कास्ट टॉपिक जो है लाइट लेते हैं, और समटाइम आप पेपर में अपीयर होने जाते हैं, लेट्स सपोज आप कॉमर्स के लेक्चरार के लिए जा रहे हैं या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, तो वो पेपर में जो है ना, वो कुछ में तो अकाउंटिंग के कंसेप्ट ज़्यादा पूछ रहा होता है, किसी में जाके कास्ट अकाउंटिंग के कास्ट कंसेप्ट ज़्यादा पूछ लेता है। तो कास्टिंग को लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, कास्ट अकाउंटिंग का भी, क्योंकि अगर किसी ऐसे बैच में आप चले गए हैं जहाँ पे टीचर जिसने सेट किया हुआ है पेपर वो कास्ट को लाइक करता है, तो वो कास्ट अकाउंटिंग के पेपर क्वेश्चन डाल देगा। तो हमने हर सब्जेक्ट्स को हमने देखना है, और हर सब्जेक्ट में जो जो भी क्वेश्चंस रेज बन सकते हैं वो इनको इंशाल्लाह हम देखते हुए अपनी प्रिपरेशन करेंगे। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसके बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यूज जो हैं वो एग्जाम में आ रहे होते हैं। तो वो टॉपिक है हमारा सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस, व्हाट इज सीवीपी एनालिसिस? ये बहुत ही स्टूडेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, और थोड़े से न्यूमेरिक्स टाइप भी बन जाते हैं। तो इनका कंसेप्ट, इनके फार्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ताकि एग्जाम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं समटाइम। तो सीवीपी एनालिसिस, व्हाट इज सीवीपी एनालिसिस? जैसे कि इससे सी फॉर कॉस्ट, V for volume, P for profit, CVP analysis is a very important tool for a management to make a decision about the products। कौन सी प्रोडक्ट उसकी जो है वो प्रॉफिटेबल है, क्या उसका किस वॉल्यूम से उसको प्रोड्यूस किया जाए, और उसकी कॉस्ट क्या होगी। ये बेसिकली हम पूरी एक प्लानिंग करते हैं कि हमने अगर अपना प्रॉफिट, लेट्स सपोज हमने कोई प्रॉफिट सेट करना है, डिजायर्ड प्रॉफिट है हमारा 1 लाख रुपए हम प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग हम करेंगे, उसके अगेंस्ट हमने प्रोडक्शन कितनी करनी है, और प्रोडक्शन के साथ कास्ट का बिहेव क्या होगा। कास्ट में जब हम आते हैं तो इसका बिहेवियर देखा जाता है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी जो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है उसके अगेंस्ट कास्ट आपकी कैसे बिहेव करेगी। जैसे हमने पढ़ा कि वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है और फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। तो ये इस पे वेरिएबल के बारे में भी
जब बात आ गई वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स की, तो इसके बारे में मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसमें भी क्वेश्चन भी आ जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट, जिस तरह आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं जी, जो डेबिट क्रेडिट करने का प्रिंसिपल्स क्या है, ऑल एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, तो ये एक प्रिंसिपल बना लेते हैं। तो इसी तरह कॉस्ट में एक प्रिंसिपल होता है कि वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट will not change. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल नॉट चेंज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती। जो स्टूडेंट ये याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं, बस हमने क्वेश्चन भी आ रहा था एग्जाम में कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट चेंज हो जाती है, तो आपने कहना है नहीं, ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है कि वो स्टेटमेंट दे देता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल नॉट चेंज, तो आप उसको ट्रू आंसर अगर आप समझ लें तो आप राइट आंसर कर पाएंगे। पर यूनिट में ये चेंज नहीं होती, लेकिन इन टोटल कॉस्ट, इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज विल चेंज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन लेवल। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी विद द चेंज ऑफ प्रोडक्शन लेवल, क्योंकि ये वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन का लेवल जैसे ही चेंज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन पर यूनिट ये कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। ये आपने याद कर लेना, रट्टा लगा लें इन चीज़ों को। नंबर 2, फिक्स कॉस्ट हमेशा जो होती है ना, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट will decrease with decrease in प्रोडक्शन लेवल। फिक्स कॉस्ट आपकी पर यूनिट डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन लेवल आपका बढ़ता है। इंक्रीज, सॉरी, डिक्रीज, इंक्रीज। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होता है पर यूनिट कॉस्ट आपकी डिक्रीज होगी। लेट्स सपोज आपने 1 लाख कॉस्ट, एक लेट्स सपोज आपकी फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है, और 1 लाख ही यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? 1 रुपया, ठीक है। लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट तो 1 लाख ही है, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगी, और यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं 50,000, तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 2 रुपये पर यूनिट। तो आपकी ये पर यूनिट चेंज हो गई, लेकिन फिक्स में टोटल में ये सेम रही है। फिक्स कास्ट टोटल में सेम रहती है, पर यूनिट चेंज हो जाती है। वेरिएबल कास्ट टोटल में वेरी करती है, पर यूनिट चेंज हो जाती है। ये थोड़ा सा वाइस वर्सा चलती हैं। टोटल कास्ट चेंज होगी, लेकिन टोटल कास्ट, फिक्स कास्ट इन टोटल will remain
अनचेंज, तो वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, टोटल में फिक्स्ड कास्ट आपकी चेंज नहीं होती अप टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, लेकिन जैसे ही आप लेकिन जैसे फिक्स कास्ट टोटल में अनचेंज रहती है 5 यूनिट, ये आपने याद रखना है, इसमें क्वेश्चन भी आ जाते हैं। या फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट का आया था, तो मैं क्या इसका थोड़ा सा बिहेव भी आपको बता दूं, और ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि फिक्स कास्ट जो है समटाइम तो सीवीपी एनालिसिस में हम ये देख रहे थे कि वॉल्यूम जो है वो कास्ट के साथ बिहेवियर इसका क्या बन रहा है। ठीक है, आपने जो प्रॉफिट प्लानिंग की उसके अगेंस्ट आपको किस वॉल्यूम पे आपने जाके प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, और उस प्रोडक्शन लेवल पे आपकी कास्ट क्या इनकर होंगी, आपका डिज़ायर्ड प्रॉफिट क्या है, ये सारे एनालिसिस, कितनी आपने प्रोडक्शन करनी है, कितनी आप सेल्स करना चाह रहे हैं, और किस लेवल पे, लेट्स सपोज आप ब्रेक इवन पे जाना चाह रहे हैं, तो ब्रेक इवन के लिए आपको कितनी प्रोडक्शन करनी होगी, कितनी सेल करनी होगी, आपकी कास्ट का बिहेव क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम जो कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सीवीपी एनालिसिस में कर रहे होते हैं। सीवीपी एनालिसिस में हमने देखना होता है कि हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है और कितनी सेल करनी है। पूरा एक प्लान किया जाता है प्रॉफिट, लेट्स सपोज आपने 1 लाख प्रॉफिट अर्न करना है, एक सेट किया आपने, एक कंपनी ने सेट किया कि 1 लाख प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, तो उसको वो देखेगा कि हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है इसके लिए। ठीक है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने होंगे 1 लाख की सेल के लिए। ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारी कास्ट क्या इंकर हो रही होगी, वेरिएबल कास्ट क्या होगी और फिक्स कास्ट क्या इंकर हो रही होगी। ये सारी चीज़ें, सारे एनालिसिस में हम एक कंप्लीट पिक्चर में हमें फार्मूले गिवन होते हैं, और जो फार्मूले अप्लाई करते हुए मैनेजमेंट एक प्लानिंग कर रही होती है, डिसीजन कर रही होती है, वो कहलाती है सीवीपी एनालिसिस, कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब इसमें बहुत सी बेसिक टर्म्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि सीवीपी एनालिसिस में बेसिक टर्म्स कौन सी यूज़ होती हैं। बेसिक टर्म में सीवीपी एनालिसिस में आपको कंट्रीब्यूशन, मार्जिन, या इसको हम इसको हम ग्रॉस मार्जिन भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कोई स्टूडेंट बताएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एनीवन प्लीज। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस है, सपोज कि किसी एक प्रोडक्ट की आपकी 10 रुपए है। ठीक है, उसमें से आपने वेरिएबल नेचर, वेरिएबल कॉस्ट, चाहे वो प्रोडक्शन की है, चाहे मार्केटिंग की है, कोई भी है, किसी भी नेचर की कास्ट है, प्रोडक्शन की आपकी लेट्स सपोज आ रही है 3 रुपए और ये आ रही है 2 रुपए, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 5 रुपए। ये वेरिएबल कॉस्ट आप क्या करेंगे, लेस करेंगे सेल्स में से, सेलिंग प्राइस में से आपकी यार 10 रुपये हमने सपोज की है और 5 रुपये, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका क्या है, 5 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली आपको क्या कह रहा होता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट को, जो आगे कास्ट इनकर हो रही होती है फिक्स कॉस्ट, उसको कवर करने के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है कि कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मीन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। तो ये आपका
कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये ग्रॉस मार्जिन कहलाता है। ये यहाँ पे कंसेप्ट इसमें ब्रेक इवन में और ये यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन का काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी पीवी रेशो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पीवी रेशो क्या, व्हाट इज पीवी रेशो? जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने पढ़ा, अब हम देख रहे हैं जी प्रॉफिट वॉल्यूम। इसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो भी बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, सेल्स भी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। अगर हमने रेशियो में लेना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने परसेंटेज में लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फॉर्मूला इसका क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल। ये पीवी रेशो। अब हम आ जाते हैं जी ब्रेक इवन पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रेक इवन पॉइंट। ये भी सीवीपी एनालिसिस का ये एक पार्ट होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये वो पॉइंट होता है कि जहां पे आपकी कॉस्ट इज इक्वल टू, कोई भी एक कंपनी है, एक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो आप देखती है कि मैंने कितने सेल्स करूंगा तो मैं ब्रेक इवन पे आऊंगा। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे आपकी कॉस्ट इज इक्वल टू सेल, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट सी इज इक्वल टू एस, ये आपका होता है ब्रेक इवन पॉइंट। यानी आप ब्रेक से, जैसे इसके नाम से जाहिर है कि ब्रेक करना है इवनली, बराबर। सेल और कॉस्ट को आपने ब्रेक करना है इवनली ताकि ये इक्वल हो जाए। हमने ब्रेक करना है सेल को और कॉस्ट को इवन, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा कहलाता है सेल ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे हमारी कॉस्ट इज इक्वल टू सेल, या हम इसको कह सकते हैं एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। कॉस्ट इज इक्वल टू सेल या एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, या फिर हम कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। कि ये वो पॉइंट है जहां पे कंपनी को उसकी कॉस्ट इज इक्वल टू सेल हो जाती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन में होती है। ये हमारा कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका हम फिर आगे ग्राफ भी देख लेते हैं जाके। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला क्या है इसका? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ठीक है। ये इसका, अगर हमने यूनिट में ब्रेक इवन देखना है, ये फॉर्मूला है इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अगर हमने देखना है कि कंपनी कितने यूनिट सेल करेगी तो वो ब्रेक इवन पे जाएगी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे हमने देखा कि 1,00,000 फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसकी सेल प्राइस
हमने कहा था कि 5 रुपये कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिस तरह हमने कहा था कि 10 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और उसमें वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी उसकी 5 रुपये, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था हमारा 5 रुपये। अगर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हमने ले लिया है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कितना बन जाएगा 20,000। तो ये मीन ये 20,000 यूनिट सेल करेगी कंपनी, देन ये ब्रेक इवन पे जाएगी। अब 20,000 इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। 20,000 मल्टीप्लाई बाय, अगर 20,000 यूनिट सेल करते हैं हम, तो हमारे यूनिट की प्राइस क्या है 10 रुपीज़ है ना, तो कितनी होगी हमारी ये 2 लाख होगी, ठीक है। अब ये 2 लाख हमारा रेवेन्यू, 2 लाख में अगर हम देखें वेरिएबल कास्ट हमारी कितनी एक यूनिट पे आ रही है, 1 लाख रुपया तो हमारी वेरिएबल कास्ट आ रही है, ठीक है। ये जो 20,000 इंटू 5, 1 लाख रुपया ये हमारी वेरिएबल कास्ट होगी, तो बाकी रिमेनिंग 1 लाख रुपया क्या है आपकी फिक्स कॉस्ट। इस तरह से ये 2 लाख रुपया, इस 2 लाख रेवेन्यू ने आपको 20,000 यूनिट सेल करें, 10 रुपये का एक यूनिट है, तो आपने 2 लाख रुपये अर्न किया, उसमें से वेरिएबल कास्ट 1 लाख है, तो बाकी आपकी फिक्स कास्ट 1 लाख रुपये है। इस पोजीशन में आके आप नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन में है। तो ये बेसिकली हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, हमने कैलकुलेट कर लिए। और अगर यही हमें करना पड़े इन अमाउंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट, या सेल इसको कहेंगे कि इन सेल की टोटल सेल हमने करनी कितनी है, तो फिर हम क्या करेंगे जी, फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हम इसके फिर एक्सरसाइज साथ में करेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लें, तो हम अगले लेक्चर में फिर इसके एमसीक्यूज करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि डिजायर्ड प्रॉफिट अगर सेट करना हो तो कैसे करते हैं। डिजायर्ड प्रॉफिट, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है सम टाइम कि हम प्रॉफिट ये डिज़ायर कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे। ये कल के एमसीक्यूज जब हम करेंगे, आज हम टॉपिक को कवर करते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कंसेप्ट, ये फार्मूले अप्लाई भी करेंगे। तो डिज़ायर्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अगर यूनिट्स में हमने कैलकुलेट करना है कि कितने यूनिट सेल करेंगे, तो हमारा जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट अर्न हो जाएगा, जो आप लेट्स सपोज प्रोबेबल प्रॉफिट बना रहे हैं 1 लाख या 2 लाख, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट जो डिज़ायर्ड है आपका 1 लाख है या 2 लाख है, तो उसके वजह से आपको कितने यूनिट प्रोड्यूस और सेल करने पड़ेंगे, तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। तो उसका फार्मूला आता है फिक्स कास्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स कास्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो ये इस तरह से आप डिज़ायर्ड प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन अगर आप इन अमाउंट लेना चाहते हैं डिज़ायर्ड प्रॉफिट, कि आप कितनी अमाउंट की सेल करेंगे, ठीक है, सेल्स इन अमाउंट कर लेते हैं। ये तो हमने यूनिट किया ना कि कितने यूनिट सेल करें, सेल्स यूनिट है ना, ये तो सेलिंग यूनिट करते हैं इसको, सेल्स यूनिट। तो हमने अगर सेल्स इन अमाउंट करनी है कि कितनी अमाउंट की सेल करेंगे, तो हम
डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो ये सेल्स इन अमाउंट फिक्स कॉस्ट प्लस desired profit divided by PV रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो हमने क्या पढ़ा था, ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल। पीवी रेशियो हमने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा। इन यूनिट्स वाला नोट कर लें और साथ में मैं फिर ये इसी को जो है ना वो चेंज कर देता हूँ इन रुपीस। अब ये सेल हमारा आ जाएगा इन अमाउंट्स आ जाएगा, ये डिजायर्ड प्रॉफिट। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं पीवी रेशियो से। और जैसे मैंने बताया पीवी रेशियो हमने पढ़ा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल, अगर परसेंटेज में लेनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा सेल्स इन अमाउंट्स, और जो फॉर्मूला था पहले जो लिखा हुआ था वो इन यूनिट्स था। इसको हम अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं इसको हम ब्रेक इवन एनालिसिस को, इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं वो भी याद कर लें कि अब हम इसके ग्राफ की तरफ ही आते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस को। पहले तो हमने फार्मूलाज के लिए उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, इसके एमसीक्यूज कल करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम कर लेते हैं कि इसका चार्ट कैसे बनेगा। ठीक है, चार्ट कुछ इसका इस तरह से बन रहा होता है। ये हमारा होता है फिक्स कॉस्ट। देखिए ये चेंज कहीं नहीं हो रही। ठीक है, ये हमेशा फिक्स ही रहती है। और ये हमारा फंक्शन बन रहा है, ये 0 है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा फंक्शन बनता है सेल, टोटल सेल। ठीक है, टोटल सेल। और हमारा कास्ट का फंक्शन क्या बन रहा होता है, ये कि हमारी फिक्स कास्ट है ना, तो इसमें टोटल कास्ट का फंक्शन इस तरह से बन रहा होता है। ये हमारी क्या है, टोटल कास्ट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ये बेसिकली हमारा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है रेवेन्यू और कॉस्ट, तो ये हमारा क्या पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ पे इसको नो प्रॉफिट नो लॉस है, यहाँ पे इसकी कास्ट इज इक्वल टू सेल है। अगर ये वाला इसका पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन इसका लॉस है। ठीक है, क्योंकि यहां पे इसने सेल इज लेस देन कॉस्ट, हाँ जी, सेल इज लेस देन कॉस्ट, सेल इसकी कॉस्ट से कम है, तो यहाँ पे लॉस है। और यहाँ पे इसकी सेल इज ग्रेटर देन कॉस्ट। इस पॉइंट से आगे जब हम चले गए तो ये क्या है, इसका प्रॉफिट है, ये इसका प्रॉफिट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नो ब्रेक इवन पॉइंट, इसका नो लॉस नो प्रॉफिट। यहाँ पे जब सेल ग्रेटर देन कॉस्ट होती है तो प्रॉफिट, यहाँ पे सेल लेस देन कॉस्ट होती है तो लॉस। अब यहाँ पे जो इसका ये टोटल सेल यहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी बनती है ना, मैक्सिमम, ये क्या है इन यूनिट्स इधर होता है सोल्ड।
यूनिट सोल्ड, और ये होता है रेवेन्यू इस साइड पे। ये वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस में ये यूनिट सोल्ड होते हैं और ये रेवेन्यू होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम जब प्रॉफिट यहाँ पे जब सेल हो रही होती है तो ब्रेक इवन पॉइंट्स और टोटल सेल के दरमियान जो इसका डिफरेंस होता है ये कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट और टोटल सेल के दरमियान आपका क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, ठीक है। यानी ये जो ब्रेक इवन तक जो सेल हुई है और जो टोटल सेल हुई है इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जो आपका ब्रेक इवन, टोटल सेल और ब्रेक इवन के दरमियान का जो आपका डिफरेंस होता है वो आपका कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि आपका मार्जिन, अब आप ब्रेक इवन यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट पे हैं और इसके बाद जितना भी अब आप आगे जाते जा रहे हैं तो आपका मार्जिन बढ़ता जा रहा है। जितना साउंड बिजनेस का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होगा उतना ही साउंड बिजनेस होगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना कम होता जाएगा आपका उतना ही आपके लॉस में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपके पास कम है और किसी भी टाइम आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी डाउन फॉल हो जाता है तो क्या होगा, आप फ़ौरन लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जितना ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास ज़्यादा होगा तो आप साउंड किस्म का बिजनेस कंडक्ट कर रहे होंगे और आपके लॉस में जाने के चांसेस बहुत रेयर होंगे। इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियरी फॉर बिजनेस होगा। तो ये था आपका हमारा, इससे हमने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, फिक्स कॉस्ट कैसे फिक्स रहती है ओवर द, और ये हमने टोटल कॉस्ट के साथ रिलेशन देखना होता है। इसकी जो ब्रेक इवन एनालिसिस है इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, ये भी समटाइम जो है ना वो पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन कि तो इसकी अजम्पशन जो है ब्रेक इवन पॉइंट की अजम्पशंस क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले अजम्पशन होती है कि टोटल फिक्स कॉस्ट will remain constant, ठीक है। ओवर लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। ये एक्टिविटी लेवल पर कांस्टेंट रहेगी, ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी पर कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ये इसकी फर्स्ट अजम्पशन है। सेकंड अजम्पशन क्या है, ऑल कॉस्ट विल बी कंसीडर्स, इसकी फर्स्ट अजम्पशन ये थी, ठीक है। और सेकंड अजम्पशन, फर्स्ट अजम्पशन है कि फॉर फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी। सेकंड अजम्पशन है कि टोटल कॉस्ट विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। टोटल कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। जैसे हमने सर ये आपकी कॉस्ट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉस्ट क्या है, ये फिक्स कॉस्ट है, ये क्या है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये यहाँ पर तक आपकी ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है आपका, और यहाँ तक आपकी ये फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट की लाइन है, और ये जो टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के दरमियान आपका बन रहा है ये आपकी क्या है,
वेरिएबल कॉस्ट है, तो हमने ऑल कॉस्ट को कंसीडर करना होता है फॉर ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए। और रेवेन्यू और कॉस्ट स्ट्रेट लाइन बनाएगी, लीनियर रहेगी इसमें। ये असम्पशन, थर्ड असम्पशन है इसकी, कॉस्ट एंड रेवेन्यू विल स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, या लीनियर रहने का मतलब क्या है कि ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, एक सीक्वेंस के साथ ये बढ़ती 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 जाएगी, और ये कास्ट भी ऐसे बढ़ती 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 जाएगी, तो एक लीनियर फंक्शन बनेगा ये। और इसी तरह सेलिंग प्राइस, इसका थर्ड फोर्थ क्या होगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट will constant, is constant, ठीक है, ये कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये इसकी assumptions हैं, ये भी समटाइम क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये assumption जो है ये कौन कौन सी assumptions होती हैं कि आज सेलिंग पर यूनिट जो है ना ये इसका चेंज होगा या फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये अगर आपको याद है तो assumptions आप बता सकेंगे, अदरवाइज फिर ये assumptions आपको मिस हो जाएगी। तो इसको आप इन चीज़ों को भी रिमाइंड में रखेंगे। कल हम इसका इंशाल्लाह जो है ना इसके रेलिवेंट क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। आज का सेशन हमारा ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो हम इंशाल्लाह कल जो है ना इसके एमसीक्यू से ही स्टार्ट करेंगे, और फिर बाकी जो टॉपिक हैं कास्ट अकाउंटिंग के वो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया है। 1 से 2 सेशन में जो है हम वेरिएंस एनालिसिस, ओवरहेड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के, और मटेरियल के कुछ मेथड्स हैं, लेबर्स के कुछ जो मेथड्स हैं वो डिस्कस करके हम इसको वाइंड अप कर देंगे इस टॉपिक का, कॉस्ट अकाउंटिंग। और दूसरे जो बाकी टॉपिक्स हैं उनकी तरफ हम चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये स्टूडेंट टूडेज सेशन, ऑल अबाउट टूडेज सेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप हम पूछ सकते हैं। आई होप कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। Is there any question from your side? Then you please ask me. Okay, dear students, see you inshallah tomorrow